89.6 एफएम पर आप हो आरजे प्रतीक्षा के साथ। और आज का शो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि टॉक विद रेडियो मस्ती की आज के इस एपिसोड में एक ऐसे शख्स हैं मेरे साथ यहाँ पर जो आई गेस काफ़ी सारी सिटीज़ में आईएएस ऑफिसर यानी कलेक्ट्रेट रह चुके हैं। अगर मैं बात करूं बहुत ही अच्छे पदों पर भी थे, तो मैं बात करना चाहूँगी हमारे शहर के जाने माने मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता जी की। अगर इनकी मैं बात करूं तो बहुत छोटे शहर, पंजाब के शहर पटियाला से हैं, बिजनेस फैमिली ओरिएंटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने आईएएस क्लियर कर लिया था। सर, मैं पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, अगर मैं बात करूं चीफ इलेक्शन कमीशन की, इसका काम क्या है और आप इस चीज़ में कैसे आए? देखो, ये जो पोजीशन है ये 65 इयर्स ऑफ एज तक मिलती है। प्राय या तो 5 साल का टेन्योर होता है या अप टू एज ऑफ 65। तो मुझे पोस्ट रिटायरमेंट ये पोजीशन मिली। तो ये क्षेत्र जो है आपका गंगानगर, ये काफ़ी चिर परिचित क्षेत्र है। मेरी वाइफ यहाँ पे कलेक्टर रहीं 2000-2001 में। मैं कमिश्नर बीकानेर रहा 2002-2004 में। तो ये जाना पहचाना एरिया है। आज कुछ चुनाव के विषय में चर्चा के लिए और व्यवस्थाओं को देखने के हिसाब से ये दौरा बना। तो गंगानगर जयपुर से बहुत दूर है, तो आम तौर पे इधर आना कम होता है, परंतु ये दौरा जो था वो काफ़ी अहम था क्योंकि काफ़ी दिन से यहाँ आना नहीं हुआ था। 2 स्तर पे चुनाव होते हैं हमारे देश में, एक तो पार्लियामेंट के स्तर पे और एक असेंबली के स्तर पे। ये चुनाव जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो दिल्ली बेस्ड है वो कराता है, ईसीआई जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो पार्लियामेंट के चुनाव और स्टेट असेंबलीज़ के चुनाव ये कराता है। जो चुनाव धरातल पे, ग्रास रूट पे जो चुनाव होते हैं, जिला परिषद, पंचायत समितियां, पंचायतों, नगर परिषद, नगर पालिकाएँ, काउंसलर्स इत्यादि के जो चुनाव हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हूँ। तो इस कार्यालय के माध्यम से हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी के जो पद हैं उनके चुनाव कराते हैं। कुल मिला के 1,36,000 पद हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना फैलाव है इन चुनाव का। उसके साथ साथ बाई इलेक्शन जो हैं वो हम 3-4 बार वर्ष में कराते हैं, तो उसमें भी काफ़ी काम हो जाता है। चुनाव कराने की प्रणाली ईसीआई या स्टेट इलेक्शन कमीशंस की मोटा मोटी वही है। तो चुनाव डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो ज़िला कलेक्टर हैं या उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वही कराते हैं। तो ये रहा जो कार्य विभाजन जो है हमारे और ईसीआई के बीच में। तो मैंने सोचा कि आपके श्रोताओं के लिए बताना ज़रूरी है ताकि उनको ये विदित हो जाए कि दोनों आयोग जो हैं वो अलग अलग चुनाव कराते हैं। सर, अगर मैं बात करूं, आप बहुत सारी सिटीज़ में आईएएस ऑफिसर्स रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान गवर्नमेंट ने आपका काम देखा है और ऐसी ही बेसिस पर आपको चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया है। तो आपका क्या प्लान है और क्या विजन जो है वो आप लेके चलते हैं आगे के इलेक्शंस में? इलेक्शंस जो थे हमारे मुल्क में, हमारे देश में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और लोकतंत्र बना 1950 में, उसके बाद पहले चुनाव 1952 में हुए। तो 1952 के बाद बहुत सारे चुनाव हुए। 94 में ये जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है इसको सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने और हमारी संसद ने कई प्रस्ताव पारित किए, जिससे कि अनिवार्य किया गया कि सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों, कॉरपोरेशंस
तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 5 साल में अनिवार्य तौर पे होंगे जी। तो तब से ये 94 के बाद से करीबन 30 साल के ऊपर निकल गए जब ये चुनाव प्राय 5 साल के भीतर होते हैं। आपने भी देखा होगा कि पिछले कई सालों में जो साधन हैं, संसाधन हैं, भले नगर निगम हो, नगर पालिका हो या पंचायतें हों, उनमें संसाधनों की बढ़ोतरी हुई है। पहले साधन नहीं हुआ करते थे, अब ज़्यादा साधन मुहैया कराए जाते हैं। बहुत सारी शक्तियां जो सरकारी अधिकारियों में निहित थीं वो अभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें निहित कर दी गई हैं। तो काफ़ी विकेंद्रीकरण हुआ है शक्तियों का भी। तो आपने देखा होगा जगह जगह शहर में किसी जाएं तो लिखा रहता है कि फलां व्यक्ति काउंसलर। बिल्कुल। तो जाहिर है कि लोगों का रुझान इन पदों के लिए है, तो वो गौरवान्वित महसूस करते हैं इन पदों पे चुने जाने पे। तो ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी पिछले 30 साल में बहुत ज़्यादा विकसित हुई है और आने वाले वक्त में और भी विकसित होगी। एमएलएज और एमपीज़ जो हैं वो उनके पास डायरेक्ट कोई पावर नहीं रहती है, उनके पास पॉलिसी मेकिंग पावर रहती है। उसके अलावा एमपी लेड या एमएलए लेड में जो पैसा दिया जाता है उसको वितरित करने का अधिकार उनको होता है। जबकि ये जो पद हैं पंचायती राज में और नगर निगम में, इनमें जो लोग चुने जाते हैं उनको अधिकार होता है पैसे की प्लानिंग करने का, बजट बनाने का और उसको खर्च करने का। तो डायरेक्ट पावर उनमें निहित रहती है। तो ये अंतर है इन ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी के जो पद हैं उनमें ये विशेषता है। और कई मायने में इनके पास जो शक्तियां हैं वो अभूतपूर्व हैं। जी सर, अगर शहर की बात करें तो कई लोकल संस्थाएं हैं जहां पर अब इलेक्शंस होने वाले हैं। तो कैसे आप वोटर्स को मैं कहूँ इलेक्शंस के लिए वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और कैसे आप वोटर्स को इलेक्शंस वहाँ तक लेकर आ रहे हैं, पॉइंट तक, पोलिंग बूथ तक? पहली बात तो ये है कि जो नॉर्म्स हैं वो ये है कि किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर वाहन से या चल के नहीं जाना पड़े अपना वोट डालने के लिए। फिर वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई है नहीं है, महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, निशक्तजन हैं। अभी आजकल बात ट्रांसजेंडर्स की भी हो रही है कि वो भी अपने वोट डालें। तो हर वर्ग विशेष जो है उसको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी सरकार और अपने प्रतिनिधि चुनने का। तो वो जाहिर है कि सही प्रतिनिधि तभी चुने जाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं शिरकत करेंगे, अपने मतदान का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए एक तो व्यवस्था पोलिंग बूथ पे अच्छी होनी चाहिए, दूरी कम होनी चाहिए। फिर विभिन्न जो वोटर्स तक पहुंचने के माध्यम है, सोशल मीडिया है, दूसरी तरह का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके माध्यम से उन तक पहुंचा जाए और उनकी जो कठिनाइयां हैं, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाए। तो शिक्षित करने के प्रयास भी किए जाते हैं, परंतु जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको भी दूर करने का प्रयास होना चाहिए ताकि कम समय में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, वोटर का ज़ाया नहीं होना चाहिए अपना वोट डालने के लिए। अभी आने वाले वक्त में कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी चालू कर दी गई है। उससे घर बैठ के या कहीं पे भी बैठ के वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में बहुत सारे बदलाव संभव हैं दूसरे देशों की प्रणाली के हिसाब से, जो हमारे देश में भी होंगे। तो उससे बहुत आसान हो जाएगा कि आप अपने ऑफिस में अपने घर में बैठ के फ़ोन के माध्यम से या कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप के माध्यम से वोट डाल सकें। जैसे कि आप बैंक खाते से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरीके से वोट डालने की सुविधा भी वोटर तक पहुँचेगी।
सर वोटिंग की बात हो रही है, तो अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं तो इन बाई इलेक्शंस में हम ईवीएम का यूज़ कर रहे हैं या बाय पेपर वर्क ही ये सब इलेक्शंस होंगे? दोनों के अपने फ़ायदे हैं। हमने पहली बार जो ज़िला कलेक्टर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जिनको कहते हैं, डीओज कहते हैं, उनको स्वतंत्रता दी है कि वो जहाँ यथासंभव वो ईवीएम या बैलेट बॉक्स यूज़ करना चाहें उसका उपयोग करें। हम दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें ईवीएम पहुंचाने में काफ़ी कठिनाई आती है, खर्चा भी ज़्यादा रहता है। तो जहां अपनी सुविधा अनुसार ये ईवीएम या बैलेट बॉक्स का उपयोग करें। तो ये हमने तय किया। हम खुद नहीं तय करते हैं ईवीएम्स और बैलेट बॉक्सेस की अवेलेबिलिटी क्या है, क्षेत्र कहाँ पे है, कितनी दूरी है जहाँ पे ईवीएम या बैलेट बॉक्स मौजूद है, वो सब मद्देनजर रखते हुए ये सब तय किया जाता है ज़िला स्तर पे। वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है, तो ऐसे में इस पर आपका क्या विचार है और आप क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, विचार जो है वो सारे देश में चल रहा है और हम लोग सभी प्रयासरत हैं। इसमें कई प्रक्रियाएं हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जी। जो पार्लियामेंट के माध्यम से अप्रूव करनी पड़ेंगी। तो उनके चलते जब तक वो प्रावधान बदले नहीं जाते हैं तो कुछ कठिनाइयां हैं। तो एक क्षण में ये प्रोसेस बदल जाए वो संभव नहीं है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और इतने बड़े देश में वक्त लगेगा थोड़ा। कितना हो पाता है, कितना कर पाते हैं, ये देखने की बात है। पर अगर एक वक्त में चुनाव होते हैं तो कितना खर्चा बच जाता है, कितनी असुविधा बच जाती है, बच्चों की पढ़ाई है, अधिकारियों की ड्यूटी है, तो कितना फ़ायदा इस देश को होता है। क्योंकि बहुत सारा वक्त चुनाव में लगता है। बिल्कुल। बहुत सारे बिल्डिंगें हैं जिनका उपयोग किया जाता है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें उनके पठन पाठन में दिक्कत आती है। तो चुनाव की एक कीमत भी है, उस कीमत को जितना कम किया जाएगा उतना बेहतर है। तो प्रयास यही है कि इसको सरल बनाया जाए और तार्किक बनाया जाए, ताकि और लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल सके कि ये क्यों किया गया है। बिल्कुल। सर अगर निष्पक्ष चुनाव की हम बात करें तो ऐसे में आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं इसके लिए? चुनाव तो प्राय निष्पक्ष ही होते हैं, पर निष्पक्ष होने के साथ साथ निष्पक्ष दिखने भी चाहिए। बिल्कुल। लोगों को एहसास होना चाहिए कि भाई वो चुनाव निष्पक्ष है। कई बार लोग वोट डालने जाते हैं तो पहले ही कोई वोट डाल गया होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, परंतु लोगों का ध्यान चुनाव के प्रति, उनकी आस्था चुनाव प्रणाली के प्रति रहे, उसके लिए सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी शिकायतें इत्यादि आती हैं उस पर गौर किया जाता है। बाकी दोनों प्रणालियों से वोटिंग की जा सकती है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। दोनों प्रणालियाँ बखूबी चुनाव करा सकती हैं। सर इलेक्शन परसेंटेज कैसे बढ़े, आपका आयोग इस चीज़ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराते हैं, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठ के वोट कर सकता है। तो उसके लिए आसान हो गया ना जी। तो अब देखने वाली बात है कि हम इस प्रणाली को सारे देश में कब लागू करेंगे। तो वो जैसे जैसे वक्त और बीतेगा तो बहुत बदलाव चुनाव में विभिन्न मुल्कों में हो रहे हैं। अभी मैं अल्बानिया में था, मैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर था वहाँ के चुनाव में। तो उनका सिस्टम काफ़ी रॉबस्ट है, बहुत मजबूत है और वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या फ़ॉरेन के वोटर्स की भी है। फ़ॉरेन के वोट्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं। 30 लाख देश में है, 30 लाख देश के बाहर हैं जी। तो जो लोग अपना वोटर आईडी रखते हैं वो
अपने बैलेट पेपर को उस पर सील लगा के उनके पास एनवलप भेजा जाता है जिसमें उनको कोई खर्चा नहीं होता है, तो उसी एनवलप में डाल देते हैं। जी सर, लास्ट सवाल पे आती हूँ कि आप शहर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपना वोट ना देना कोई अच्छा विचार नहीं है। आप नहीं दोगे तो कोई और दे जाएगा, ना भी दे तो भी अपने मताधिकार का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ ये हमारा कर्तव्य भी है बतौर भारतीय नागरिक होने के। हम किसी को भी पसंद अगर नहीं करते हैं तो उसको वोट दिया जाए जिसको हम कम से कम ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। तो जितना पारदर्शी होंगे हम चुनाव प्रणाली में, उतनी सस्ती होगी, उतनी इफ़ेक्टिव भी होगी। तो ये सब चीज़ें देखते रहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या इस शहर में होती है, उसमें प्रक्रियाएँ जो हैं वो नज़र नहीं आती हैं। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी चुनाव कराए जाएं वो बहुत निष्पक्ष, मतलब पारदर्शी तरीके से वो चुनाव हो। बिल्कुल सर। तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कंट्रीब्यूट करती हैं चुनाव प्रोसेस में। तो जो अमला है, जो सरकारी अमला है, जो इलेक्शन कराता है, उसका ये फ़र्ज़ है कि अपनी एंगेजमेंट अधिकारियों से बढ़ा के रखें, परंतु कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं जो चुनाव प्रणाली के प्रतिकूल हो या लोगों का फेथ जो है, जो डेमोक्रेसी में है, चुनाव प्रणाली में है, वो फेथ कम हो या उठ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि सर ने एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो कहते हैं ना कि एक वोट जो है आने वाला फ्यूचर बदल सकता है। तो बस इसी मैसेज के साथ सर मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो मेरे साथ और यहाँ के साथ लोगों के साथ शेयर की। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू।